गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं संतोष कुमार, मैं क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कमेंट में लिख दीजिएगा, इसके लिए पहले देख लीजिए। ठीक, तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, pair of linear equation in two variables. Pair of linear equations in two variables. इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होगा, टू इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला जानना होगा। तो इसमें एक सेंस छुपा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब पेयर का बात बोला जा रहा है। तो यहाँ दो इक्वेशन है, ठीक है। तो दो इक्वेशन होगा जरूर, और उसमें लीनियर इक्वेशन के बारे में बोला जा रहा है, तो डिग्री कितना होगा 1। तो देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो सपोज दैट a1x² x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन क्या बोल सकते हैं, 1। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। तो यही सेंस छिपा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए पेयर में है, और लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 1 है, इसका भी डिग्री 1। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यहाँ दो है, एक वेरिएबल x है और एक y, x y दो वेरिएबल है, ठीक है। x y a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या है? तो इन सब चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर। क्या लिख देंगे, वेयर a1 a2 b1 b2 c1 and c2 are real number। तो टू पेयर ऑफ इक्वेशन देखिए, इसमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब जो है रियल नंबर, जो है कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। तो दो इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। इसी इक्वेशन में हम सब सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और x और y का वैल्यू प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो जनरल इक्वेशन हो गया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हो गया, इस जनरल फार्मूला हो गया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जनरल फार्मूला, GENERAL जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास है 4x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, वेयर हम कह सकते हैं a1 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू 3, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 5, ये 5 है, c2 इक्वल टू 6, ये कंडीशन है। तो ये एग्जांपल था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ये। अब बात उठता है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इससे हमको प्राप्त क्या करना है, इससे हमको x और y का वैल्यू प्राप्त करना है। तो इसके लिए ढेर सारे वेज हैं, उस वेज को हम बताएंगे। इसके पहले कुछ कंडीशन बताएंगे कि कब कब इसका वैल्यू प्राप्त किया जा सकता है और कब कब वैल्यू प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो पहला कंडीशन देखते हैं कि अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो जाए, तो दोनों जो लाइन का जो इक्वेशन होगा, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो ये हो गया आपका L1, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये हो गया L2। तो इसको हम बोलेंगे लाइन 1, इसको लाइन 2। तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। सपोज दैट ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है,
तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये लाइन 1 का इक्वेशन है, लाइन 2 का। कौन सा लाइन है, लीनियर इक्वेशन का। तो दो लाइन आ रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन इस पॉइंट पर देगा। सपोज सॉल्यूशन हो गया यहाँ x का और किसका, y का। तो जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब हुआ कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। दूसरा, दो लाइन का इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल रहा, कैसे जानेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है या नहीं है? तो दो लाइन एक दूसरे का पैरेलल तब होगा जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा और नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो यही का बात करते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या देगा कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो पैरेलल है मतलब कुछ ऐसा, ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, ऐसा कंडीशन आ गया। तो तीसरा कंडीशन देखते हैं, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो एक लाइन का इक्वेशन है L1, ये L1 है, ये L2 था, ये L1 है। इसी पर एक दूसरा लाइन क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये लाइन हो जाएगा L2। तो जब एक लाइन पर दूसरा लाइन क्या करे, ओवरलैप कर जाए, तो उसके लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। ये सारा बात यहाँ से आया, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो तीनों में अंतर क्या है, एक में फर्स्ट और सेकंड कंडीशन कट जा रहा है, दूसरा में फर्स्ट सेकंड इक्वल है, थर्ड अनइक्वल है, तीसरा में तीनों इक्वल है। तो अगर ऐसा केस आ गया तो हम लोग पहले से ही बोल सकते हैं कि इस तरह का केस आने से पहले से बोल सकते हैं कि एक लाइन पर दूसरा लाइन क्या करेगा, ओवरलैप हो जाएगा। और अगर ये केस आ गया तो पहले ही बोल सकते हैं कि दो लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा। और अगर ऐसा केस आ गया तो बोल सकते हैं कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो हम तीनों कंडीशन को क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ जानते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो हो सकता है इसके लिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था जो दो को था दे दिए थे। अगर हमको कंडीशन वही पहले वाला ही है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। याद रहे ये इक्वेशन जो है लाइन का है। किसका इक्वेशन है, लाइन का, लाइन का इक्वेशन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। पहला, अगर आपको a1/a2 मिल गया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल गया, अभी तुरंत इसके बारे में हम जिक्र किए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल गया, तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई एक हल होगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल जाएगा। इसका और नाम होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेक्टिंग लाइंस, इसको और एक नाम से जानते हैं, बोलेंगे कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस और कोइंसिडेंट यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया और कोइंसिडेंस हो गया। अगर कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 का आ जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 का आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि क्या होगा, इसमें से नो सॉल्यूशन आएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन एक कंडीशन, दूसरा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट।
नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और इसमें जो कंडीशन लिखे थे यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट, इसको हम और एक कंडीशन में बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। तो तीन क्या वो कितना कंडीशन आया, यूनिक सॉल्यूशन 1, इंटरसेक्टिंग लाइन 2, कोइंसिडेंट 3 और कंसिस्टेंट 4। तो 4 इसमें कंडीशन आ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो चारों क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। और इस तरह के कंडीशन में नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट और कोइंसिडेंस जो देख रहे हैं इसको बोलेंगे नो कोइंसिडेंट या इनकॉन्सिडेंट। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन में मिला A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इस तरह के कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन लिखाएगा। क्या लिखाएगा, मैनी सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन। कंडीशन 1 हुआ। दूसरा इसमें क्या होगा, एक लाइन दूसरे पर ओवरलैप करेगा, ढेर सारी कंडीशन पर, ढेर सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इसको बोलेंगे क्या, कंसिस्टेंट। इसको और एक नाम से बोल सकते हैं कोइंसिडेंट। इसका मीनिंग हम लोगों को जानना है कि कंसिस्टेंट का एक्चुअली मीनिंग क्या होगा। अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया तो हम उसको कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, और एक लाइन दूसरे लाइन को एक से ज्यादा बार अगर इंटरसेक्ट किया तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों का सिमिलरिटी मीनिंग देता है, कंसिस्टेंट का भी और कोइंसिडेंट का भी। अंतर इतना है कि एक लाइन दूसरे लाइन पर अगर ओवरलैप कर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, और कोइंसिडेंट क्या हो गया कि जब ढेर सारे सॉल्यूशन एक ही दो लाइन से मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट लगभग एक ही बात है। इसके लिए एक कंडीशन है कि दो लाइन को एक दूसरे से इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया, दो लाइन एक दूसरे को टच नहीं किया, छुआ नहीं, तो हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, लागू नहीं होगा। तो कंसिस्टेंट बन जाएगा इनकंसिस्टेंट, और कोइंसिडेंट को क्या बोलेंगे, नॉट कोइंसिडेंट। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें से। तो इसके लिए फिगर होना बहुत जरूरी है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। इस तरह कंडीशन के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ ऐसे होंगे। अभी तुरंत इसके बारे में जिक्र भी कर चुके कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इसके लिए फिगर है। इसके लिए क्या होगा, दो लाइन एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा। इसके लिए कंडीशन क्या होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो इसमें अगर लाइन का नाम हम दे दें L1 तो ये लाइन होगा L2, इसको अगर हम L1 बोल देंगे तो ये L2 हो जाएगा। ये लाइन अगर L1 है तो ये छोटा वाला लाइन हो जाएगा L2। तीनों कंडीशन, तो तीनों कंडीशन हो गया इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, लाइंस। तो हम लोग 1 2 3 कंडीशन देख लिए, ये लाइन का कंडीशन था। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग आते हैं कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो लाइन का अगर इक्वेशन होगा तो उसको सॉल्व करेंगे एक्स और वाई के रूप में, हो सकता है टी और जेड के रूप में, कोई भी दो वेरिएबल होगा। तो दो वेरिएबल का कोई दो इक्वेशन होगा। ठीक है, अब यहां हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ये जो अलजेब्रिक मेथड हम लिख रहे हैं ये सॉल्व करने का मेथड है कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे किस मेथड से करेंगे, तो वो अलजेब्रिक मेथड से होता है। और अलजेब्रिक मेथड 3 भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में। एक हो गया सब्स्टिट्यूशनल मेथड, मेथड। दूसरा हो गया इलिमिनेशन मेथड, और तीसरा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
एक हो गया सब्स्टिट्यूशनल मेथड, एक हो गया एलिमिनेशन मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड जो है अलजेब्रिक मेथड में इंक्लूड करता है। अलजेब्रिक मेथड को 3 पार्ट में बांटा गया। ये हो गया सब्स्टिट्यूशनल मेथड, ये हो गया एलिमिनेशन मेथड, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड को एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड से सॉल्व करने का मतलब होता है कि x और y का वैल्यू फाइंड करना। अगर दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल एक x का है, एक y का, तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा। टू वेरिएबल अगर z का है और t का, तो z और t का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड को हम लोग टेक करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक इक्वेशन है x का स्क्वायर। सबसे पहले अच्छा एक चीज ये भी जानना होगा आप लोगों को कि जो दो हम लीनियर इक्वेशन लेंगे वो किस टाइप का होना चाहिए। सपोज दैट हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 4x + 3y + 2 = 0, इक्वेशन 1 कर देते हैं। दूसरा है 3x + y + 5 = 0, इक्वेशन 2। और याद रहे, अगर आपको लगेगा कि कोई वेरिएबल मेंटेन नहीं हो रहा है या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसको लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म में चेंज कर लेना, उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करना है। तो पहला मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड में हम करते क्या है, सबसे पहले पहला इक्वेशन को या तो x के टर्म में लिख देते हैं या तो y के टर्म में लिख देते हैं, किसी एक टर्म में उसको चेंज करते हैं। तो दो इक्वेशन है, लिखते हैं फ्रॉम। यही आपको ज्यादा ध्यान देना है कि किस प्रकार हम x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं इस मेथड से, इस मेथड से। तो इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करते हैं, या तो x को हटाना है या y को, जो किया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, x को और 2 को उधर ले जाते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसलिए लिखते हैं कि सबसे पहले हम काम कर रहे हैं इक्वेशन 1 पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको क्या मिला, 3y + 2, और ये 4x उधर जाके क्या हो जाएगा, -4x। एक एक करके अब 3y = क्या हो जाएगा, 2 फिर उधर चल जाएगा, तो -4x माइनस हो गया 2। एक एक करके हम हटा रहे हैं। आइए यहाँ 3 × में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y = फाइनली क्या मिल गया, -4x - 2/3। तो कैसे आया, 4x उधर चल गया, -4x, 2 चल गया, -2, तो -4x - 2। अब y के साथ जो 3 कोएफिशिएंट के रूप में है वो 3 उधर जाके डिवाइड चल जाएगा। तो इक्वेशन इस बार नाम दीजिएगा 3। ये स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है। पहले क्या किए, इक्वेशन 1 से काम किए, फ्रॉम इक्वेशन 1 नाम दे दिए, इससे हम y = टर्म निकाल दिए, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिए। अब क्या करना है, अगर ये इक्वेशन 3 है तो अब क्या करना है, तो जो हम सेव किए फ्रॉम इक्वेशन 1 से y को x के टर्म में लिखे, वही y का वैल्यू किसी इक्वेशन 2 में डाल देंगे। तो इक्वेशन 2 में जो भी वैल्यू है 3x + y + 5 = 0, तो 3x को रहने देना है, y का वैल्यू इतना के इक्वल है, ये रहा y का वैल्यू, यही y का वैल्यू यहाँ इस जगह पर पुट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग यहाँ से पुटिंग या सब्स्टिट्यूशन, सबसे अच्छा रहेगा सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि मेथड यही है इसलिए यही वर्ड यूज करना अच्छा है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इसका मतलब हुआ कि मैंने क्या किया, y का वैल्यू को इक्वेशन 3 से ले लिया, y का वैल्यू को इक्वेशन 3 से ले लिया और इक्वेशन 2 में y की जगह पर पुट कर दिया। इसका ये मतलब था। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट लिख दिया। अब यहाँ करना क्या है, इस वैल्यू को पुट कर देना सिंपली। तो हमारे पास है 3x + y का वैल्यू इतना हो जाएगा, -4x - 2/3 + 5 = 0। ये किस इक्वेशन का है, ये इक्वेशन 2 में पुट किया है। तो 3x जो का त्यों रह गया, y की जगह पर देखिए हम इसका वैल्यू ले लिए और 5 कांस्टेंट था रहने दिए, =0 लिख दिए। ठीक, अब क्या करना है, इसको जो वैल्यू होगा ये 5 इधर चल जाएगा या 3 इधर एलसीएम ले लेंगे, जैसे भी होगा। तो सबसे इजी वे रहेगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे by 1, 3x/1 प्लस जो भी रहने दिए +5 by 1 कर दिए। अब 1, 3 और 1 का एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम मिल गया हमको कितना, 3। तो 1 का टेबल कितना बार रीड करने से 3 होगा, 3 बार। तो 3 × ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x
प्लस साइन दीजिए, हमारे पास ये चीज है। 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 3 होगा, 1 बार इंटू ऊपर वाला, तो 1 गुना अगर ये ऊपर वाला नंबर को करेंगे तो -4x - 2 ही रह जाएगा। अब प्लस देखिए, 1 का टेबल कितना बार ऐड करने पर 3 होगा, 3 बार, तो 3 × 5 मिल जाएगा हम लोगों को 15। अब इतना देने के बाद उधर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये 3 जो देख रहे हैं डिवाइड में, उधर जाके हो जाएगा 0। पहले इधर ऊपर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 प्लस है 15, और ये 3 उधर जाके बन जाएगा 0। कैसे, ये 3 जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 0। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 0/1 कर देंगे तो ये 0 3 से और 1 इससे, तो आएगा यही रिजल्ट, इसलिए 1 गया या ना गया एक ही बात। अब आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, 9x में 4x गया, कितना बचा, 5x। 15 पॉजिटिव में है, 2 नेगेटिव में है, तो 15 में अगर 2 चल गया तो कितना बचेगा, 13 = 0। अब क्या करना है, 5x + 13 = 0 मिल गया, तो 5x = हो जाएगा -13। उसी तरह से हम आगे सॉल्व करेंगे तो x = हो जाएगा -13/5। x का वैल्यू कितना मिल गया, -13/5। अब बहुत ईजी है, x का वैल्यू जैसे -13/5 मिला, वो वहां इक्वेशन थर्ड में x की जगह पर पुट कर देंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। हमारे पास वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था -3/5, x का वैल्यू था -13/5। ये -13/5 को हम पुट करने जा रहे हैं, इन इक्वेशन था, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है रखना, सब्स्टिट्यूट करना, उसके स्थान पर रखना। तो x का वैल्यू रखने जा रहे हैं कहाँ, यहाँ, ताकि y मिल जाए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना, -13/5। कहां पर रखेंगे इसको, इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। तो वी गेट, हम लोग पाते हैं, क्या मिलता है, वी गेट y = -4 × x का वैल्यू कितना हो गया, -13/5, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, माइनस है 2 और y में है 3। एक बार और देख लिया जाए, x का वैल्यू -13/5 है, -13/5 पुट कर दिए, -4 × -13/5 -2 है by 3। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 13 4 जा 52/5 माइनस क्या 2 और by 3। फिर यहाँ देखते हैं हम लोग एलसीएम इसको ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, छोटा सा एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम 5 इक्वल टू यहाँ दीजिए, 5 और 1 का एलसीएम 5 का टेबल कितना बार रीड करेंगे, 5 होगा, 1 बार इंटू बार 52 हो गया, -1 का टेबल 5 बार में, 1 का टेबल 5 बार में जाएगा, तो 1 का टेबल कितना बार रीड करेंगे, 5 होगा, 5 बार 5 इंटू ऊपर कितना हो जाएगा 10, और by 3 तो यहाँ है। आगे देख लिया जाए, तो 52 में 10 गया तो कितना बचेगा, 42/5 है और डिवाइड 3 है। इसका मतलब 42/5 डिवाइड अगर 3 रहे तो 5 खिसक के नीचे आ जाता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, 42/5 है डिवाइड 3/1 मतलब 3 है, तो इसको आराम से लिख सकते हैं 42/5 × 1/3 मतलब 3 नीचे खिसक के आ जाएगा। तो उसी तरह से लिख सकते हैं 42/5 × 3 के टेबल में 42 कट जा रहा है, कितना बार में, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि 14/5 बार में ये क्या वैल्यू निकल गया, क्या जा रहा था, y 10। इस प्रकार हम लोग क्या पा गए, 10x हमको मिला -13/5, x कितना मिला है, -13/5 एंड y मिल गया 14/5। ये जो मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया। आज का वीडियो यहाँ तक ही। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।